प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। जब महात्मा गांधी यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने विचार किया कि हम सत्याग्रह का विचार करेंगे, यानी सत्याग्रह के बारे में सोचा, लोगों को उन्होंने समझाया, तो उसी रास्ते पर वो चले। लेकिन इसके विरोध में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया और रॉलेट एक्ट पास करने के उपरांत वो किसी को भी बगैर किसी सज़ा के जेल के अंदर कर सकते थे। इसमें इसका जब विरोध किया गया तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने उससे हाथ होकर के इस आंदोलन को वापस लिया। अब उन्होंने सोचा कि अब हम आगे क्या करें, असहयोग ही क्यों, यानी हम सरकार का असहयोग करेंगे तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। यही उन्होंने क्यों रास्ता चुना। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने लिखा था, कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। यदि कोई भी इसमें भारतीय सहयोग नहीं करता तो कभी सफल नहीं हो सकते थे, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो वास्तविकता था कि जब भी किसी देश में जब वो व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ आए हुए थे, इसके साथ साथ उन्होंने राजनीतिक सत्ता भी यहाँ पर स्थापित कर ली, तो इसमें यानी हमारे कुछ भारतीयों का सहयोग रहा है। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि हम असहयोग ही कर सकते हैं, उनका सहयोग करेंगे, हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। चरणबद्ध, चरण बाई चरण, यानी उसको चलना चाहिए। जब वो धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो निश्चित है कि हमको इसमें सफलता मिलेगी। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पाबंदी लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां जैसे सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यानी इस माध्यम से हम उनका विरोध कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमको इस तरह से कार्य करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। व्यापक यानी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाएगा, पूरे देश में चले गए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, वो शंका कर रहे थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे कि हम कैसे इनका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें सहभागिता हमारी भी है। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। यानी हमको असहयोग, सरकार का असहयोग आंदोलन, हम कार्यक्रम चलाएंगे, सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा। अब इसके बाद आता है कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। जब हम आंदोलन करेंगे तो इसके अंतर्गत यानी क्या हो सकता है। इसमें असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 ईस्वी में शुरू किया गया। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक
समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। कोई दूसरा अर्थ लगा रहा था, कोई दूसरा अर्थ लगा था। कुल मिलाकर के सभी के अर्थ अलग थे। अब है शहरों में आंदोलन, क्योंकि शहरों के लोग जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ से इसकी शुरुआत की है। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। जो परिषदों के चुनाव होना थे, उनका बहिष्कार भी किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। कुछ लोगों की ऐसी सोच थी। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़ करके केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। इससे यानी लोगों को रोज़गार भी मिला, इसकी मान्यता भी मिली। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का हिस्सा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, क्योंकि जो हाथ से बनाया जाएगा तो निश्चित है वो महंगा ही होगा, और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हुई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं को स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संसाधनों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में कार्य करने लगे। कुल मिलाकर के दिखाई देने लगे। तो इस तरह से यानी धीरे धीरे इसका असर यानी कम होता गया। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर के असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक यानी फैल गया। युद्ध के बाद आंदोलन में समा गए अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। वो सन्यासी थे बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके हैं। जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं, यहाँ से भेजा जाता है उनको। उनका आंदोलन तालुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। कुल मिलाकर के उनको स्थायी नहीं रखा जाता था। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेकार खत्म हो और दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए महान पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला भी ले लिया। जून 1920 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास भी किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गाँव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। इतना संगठन आगे बढ़ा कि इसकी शाखाएं लगभग 300 के आगे निकल चुकी थीं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे कि जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे।
बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है, अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर के लोग अपनी सारी कार्यवाहियाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और भी मतलब निकाला। जैसे आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन पैदा हुआ, यानी वहाँ पर फैल गया गुरिल्ला आंदोलन। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य क्षेत्रों की तरह वहाँ भी अंग्रेज़ी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाली अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों तथा थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। इस तरह से राजू, यानी जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनको फांसी दे दी गई और वो अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा।